हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब में। तो आज दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं पूस की रात, जो कि आरपीएससी के नए हिंदी के सिलेबस में स्नातक स्तर की कहानियों में शामिल की गई है। इससे पहले जो दोस्तों कहानियाँ थीं वो आपकी काफ़ी लंबी लंबी थी, लेकिन इस बार कहानियाँ हैं वो थोड़ी आपकी छोटी और सरल हैं, वो दी गई हैं। उसने कहा था कहानी है, उसको हमने पढ़ लिया है। यदि आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो चैनल में स्नातक स्तर की 4 कहानियाँ नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर के आप उसने कहा था कहानी है वो अवश्य लें। और यदि अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से जुड़िए। और जहां पर आपको प्रत्येक पार्ट की पीडीएफ है, क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ, सारा कुछ दोस्तों आपको वहां पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं पूस की रात, जो कि प्रेमचंद की यथार्थवादी कहानी मानी जाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि पूस की रात नामक कहानी है यथार्थवादी, आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी, आदर्शवादी या फिर कल्पनात्मक। ठीक है, तो यहाँ पर आप आदर्शवादी नहीं बल्कि यथार्थवादी कहानी है वो करेंगे, क्योंकि जैसे ही 1930 के बाद में मुंशी प्रेमचंद की जो कलम है उसने नया मोड़ लिया और उन्होंने कफन, पूस की रात जैसी यथार्थवादी कहानियाँ लिखीं और यथार्थवादिता के क्षेत्र में गोदान को लिख करके उन्होंने अपनी ख्याति है उसको प्रतिष्ठित किया। जो लोग यह कहते थे कि प्रेमचंद केवल आदर्शवादी कहानियाँ लिखते हैं, तो उनको दोस्तों प्रेमचंद ने अपना उत्तर है वो गोदान के माध्यम से, कफन के माध्यम से और पूस की रात नामक कहानी के माध्यम से दिया। तो किस प्रकार दोस्तों यथार्थवादिता है कि इसमें आदमी की मूल प्रवृत्तियां हैं, वो उसे किसी भी प्रकार का काम नहीं करने की इजाज़त नहीं देती हैं। ठंड में आदमी आलस्य से दबा हुआ है तो बिल्कुल भी वो खड़ा होकर के नहीं जाना चाहता है। आपने भी अपने जीवन में देखा होगा कि जब आप सर्दियों में रजाई में आप पड़े रहते हैं तो आपका जग तो जाते हैं, नींद तो खुल जाती है, लेकिन वहाँ से उठने का मन नहीं करता है। तो यही बात दोस्तों इस कहानी में बताई गई है कि हल्कू जो इस कहानी का पात्र है उसकी सारी फसल को नीलगायें खा डालती हैं, रौंद डालती हैं, लेकिन वो अपनी जगह से हिलना डुलना है वो नागवार समझता है। ठीक है, इसके अलावा किसानों का किस प्रकार से आर्थिक शोषण होता है और किसानी के बजाय मजदूरी को ज़्यादा महत्व देने लगता है, इस बात का दोस्तों इसमें यथार्थ चित्रण हुआ है। जानवरों के प्रति प्रेम और प्रकृति में शीत ऋतु की भयावहता का चित्रण इस कहानी का दोस्तों मुख्य केंद्र बिंदु है। तो चलिए हम पढ़ते हैं पूस की रात। ये कहानी 1930 में माधुरी में प्रकाशित हुई थी। 1930 में दोस्तों प्रेमचंद की एक पत्रिका थी माधुरी। ठीक है, माधुरी में इसको प्रकाशित करवाया गया था। हमने प्रेमचंद का जीवन परिचय कई बार पढ़ा है और आपने भी पढ़ लिया होगा कि 1880 में प्रेमचंद का जन्म है वो बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। पहले इनका नाम है वो धनपत राय था, उर्दू में ये नवाब राय के नाम से लिखते थे, लेकिन इनके एक कहानी संग्रह था सोजे वतन, उसको अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया था। उसके बाद में ये धनपत राय के नाम से लिखने लग गए। इन्होंने लगभग 12 उपन्यासों की रचना की है, जिसमें सेवा सदन, प्रेमाश्रम, कर्मला, प्रतिज्ञा, कर्मभूमि, रंगभूमि, गबन, गोदान, मंगलसूत्र इनका अपूर्ण उपन्यास माना जाता है। करबला, संग्राम और प्रेम की वेदी इनके दोस्तों नाटक माने जाते हैं। लगभग 300 से अधिक कहानियाँ इन्होंने लिखी हैं, जो कि गुप्तधन और मानसरोवर के 8 भाग और गुप्तधन के 2 भागों में संकलित की गई हैं। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद के रचनाकार माने जाते हैं। तो यहाँ पर ये इनकी जो कहानी है वो आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी नहीं है, बल्कि पूर्ण यथार्थवादी है। प्रेमचंद की यथार्थवादी कहानियों में कफन और पूस की रात का नाम विशेष रूप से लिया जाता है और उपन्यासों में गोदान का नाम है वो लिया जाता है। तो चलिए पढ़ करके देखते हैं इस कहानी के बारे में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, किसने इस कहानी के बारे में क्या कहा है, वो मैं आपको क्वेश्चन आंसर में पीडीएफ के साथ में भेज दूंगा। छोटी सी कहानी है और मज़ेदार दोस्तों कहानी है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, 8-10 क्वेश्चन यहाँ से इसके बनते हैं। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपये रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह तो गला छूटे। तो हल्कू इस कहानी का प्रमुख पात्र है, किसान है
और सहना है वो दोस्तों जमींदार है, साहूकार है, जमींदार का कारिंदा है। लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं किसी तरह तो गला छूटे, तो ये कहता है आपका हल्कू। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, फिर फिरकर बोली 3 ही रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा। माघ फूस की रात हार में कैसे कटेगी, उससे कह दो फसल पर दे देंगे अभी नहीं। तो यानी कि उसने कंबल के लिए कितने रुपए जोड़ करके रखे थे, 3 रुपये। वो कह दिया कि यदि हम इस 3 रुपयों को हमने मजदूरी कर कर के जमा किए हैं और इनको हम यदि साहूकार सेना को दे देंगे तो फिर हमारी जो खेत में रखवाली करेंगे हम पूस की रात में, माघ की रात में, तो फिर वहाँ पर कैसे करेंगे बिना कंबल के। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया, कंबल के बिना हार में रात को वह किसी तरह सो नहीं सकता। मगर सहना मानेगा नहीं, घुड़कियाँ जमावेगा, गालियाँ देगा। बला से जाड़ों में मरेंगे, बला तो सिर से टल जाएगी। तो ये संवाद है दोस्तों, वो कौन कहता है, हल्कू कहता है। यह सोचता हुआ वह अपनी भारी भरकम डील लिए जो उसके नाम को झूठ सिद्ध करता था स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके, यानी कि दोस्तों चाटुकारिता जी हुजूरी करके बोला, दे दे गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। तो इस प्रकार की दोस्तों किस प्रकार साहूकार के आगे, जमींदार के आगे किसान है वो लाचार होता है, इसका यहाँ पे चित्रण दिखाया गया है। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेरती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनूं तो कौन सा उपाय करोगे। कोई खैरात यानी कि भीख में दे देगा कंबल, ना जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकने ही नहीं आती। मुंशी प्रेमचंद ने दोस्तों अपने एक कथन में कहा है कि किसान का बेटा है वो गरीबी में जन्म लेता है, गरीबी में मरता है। एक बार यदि वो किसी से रुपए उधार ले ले तो फिर वो ज़िंदगी भर का उसका कर्ज है वो चुक नहीं पाता है। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो, चलो छुट्टी हुई। तो ये संवाद आपका कौन है, मुन्नी का। बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है, तो ये आपका संवाद वो मुन्नी का है। पेट के लिए मजदूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए, मैं रुपये ना दूंगी। तो ये आपके जो संवाद हैं याद रखना दोस्तों, मुन्नी का संवाद है। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं। मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है। मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गईं। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब की से खेती, मजदूरी में सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की धौंस तो ना रहेगी। अच्छी खेती है, मजदूरी करके लाओ, वह भी उसी में झोंक दो, उस पर धौंस। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजदूरी से एक एक पैसा काट कर 3 रुपये कंबल के लिए जमा किए थे। तो किससे काटे थे, मजदूरी से उसने जो कमाया था, क्योंकि किसानी है उसमें तो जो बचता था वो भी उसमें लग जाता था खेती में, या साहूकार को देना पड़ता था, ब्याज चुकानी पड़ती थी। इसके अलावा जब खेती नहीं होती थी, खाली समय में उसने मजदूरी की थी उन्होंने, और उससे काट करके उसने 3 रुपये कंबल के लिए जुटाए थे। वह आज निकले जा रहे थे, एक एक पग के साथ उसका मस्तक पानी दीनता से दबा जा रहा था। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाड़े की चादर ओढ़े कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कर रहा था। 2 में से एक को भी नींद नहीं आ रही थी। इसका दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि जबरा कौन है। तो एक व्यक्ति है, ठीक है, एक कुत्ता है, 4 विकल्प आपको दे देगा, तो आपको याद रखना है जबरा है वो हल्कू का कुत्ता है, या हल्कू के कुत्ते का क्या नाम था, तो जबरा था। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन से चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है। कहता तो था कि घर में पुआल पर लेट रहे, तो यहाँ क्या लेने आए थे। अब खाओ, ठंड में क्या करूँ, जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ। दौड़े दौड़े आगे चले आए, अब रो नानी के नाम को। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कूकू को दीर्घ बनाता हुआ कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। तो ये कहता है आपका जबरा। यह राण पछुआ ना जाने कहाँ से बर्फ़ लिए आ रही है। तो जो पश्चिम से हवा चलती है उसे पछुआ कहते हैं, और जो पूरब से हवा चलती है उसको पुरवाई कहते हैं दोस्तों। तो पछुआ है वो, हवा है वो अपने साथ में ठंड लेकर के आ रही थी। पश्चिम में आपको पता है कि ये पूरा यूरोप पड़ा है, ठीक।
उठूं फिर से एक चिलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे, 8 चिलम तो पी चुका। तो 8 चिलम तो अभी तक पी चुका है। यह खेती का मज़ा है, और एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजाल है जाड़ा का गुजर हो जाए। तकदीर की खूबी, मजूरी हम करें और मज़ा दूसरे लूटें। तो ये दोस्तों आपका संवाद है हल्कू का। हल्कू उठा गड्ढे में से जरा सी आग निकाल कर चिलम भरी, जबरावी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा कि पिएगा चिलम, जाड़ा तो क्या जाता है, हाँ जरा मन बदल जाता है। तो अब तक दोस्तों 8 चिलम वो पी चुका है, 1 चिलम ये लास्ट है, 9 चिलम वो कुल रात में पी पाता है। जबरा ने उसकी मुँह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। आज हल्कू, आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना, तब जाड़ा ना लगेगा। तो हल्कू कहता है कि आज और तू जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पर पुआल है वो बिछा दूंगा, उसी में तो घुस करके बैठ जाना। जबरा ने अपने पंजों उसकी घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले आया। हल्कू को उसकी सांस है वो गर्म लगी। चिलम पीकर, तो यहाँ पर दोस्तों दिखाया जा रहा है कि आदमी जब अपनी मुसीबत में होता है तो जानवर जिसके मुंह से दुर्गंध आ रही थी, ठीक है, वो भी दोस्तों उसको प्यारा लगने लगता है। ठीक है, तो जानवरों के प्रति किस प्रकार का प्रेम है दिखाया गया है। ठंड की भयावहता में आदमी जानवर को भी प्यार करने लग जाता है, उसका यहाँ पे चित्रण किया गया है। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ हो जाए अब की सो जाऊंगा। एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा, कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट पर। जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह ना रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया, उसका सिर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से ना जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद में चिपटाए हुए से सुख का अनुभव कर रहा था, जो इधर महीनों से उसे ना मिला था। जबरा शायद यह समझ रहा था कि यही स्वर्ग यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक ना थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को वह भी इतनी ही तत्परता से गले लगा था। वह अपनी दीनता से आहत ना था जिसने आज उसे इस दशा को पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए और उनका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। तो पूस की रात नामक कहानी के अनुसार हल्कू की आत्मा के सब द्वार है वो कब खुल गए थे, जब वो कुत्ते को लेकर के सोता है। तो यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि ठंड में आपको कुत्ता है, चाहे उसकी कैसी भी उससे गंध आए, दुर्गंध आए, अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन यहाँ पर दोस्तों उससे मित्रता हो जाती है। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी, जो हवा के ठंडे झोंकों को भी तुच्छ समझती थी। वह झपट कर उठा और छपरी से बाहर आकर भूंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुमकार कर बुलाया, पर वह उसके पास न आया। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भूखता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत ही फिर दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति ही उछल रहा था। 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धधकाना शुरू किया, यानी कि जो हवा है पहले से ही पछुआ हवा चल रही थी, उसके बाद में और ज़ोर से चलने लगी, तो ठंड है वो और अधिक बढ़ने लगी। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम ना हुई। ऐसा जान पड़ता था कि सारा रक्त है वो जम गया है, धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रही है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है। सप्तर्षि अभी आकाश में आधे नहीं चढ़े थे, ऊपर आ जाएंगे तभी कहीं सवेरा होगा। अभी पहर से ऊपर रात है, यानी कि लगभग 3-4 घंटे की रात है वो बची हुई है, तब जा कर के सवेरा होगा। हल्कू के खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का एक बाग था, यानी कि उस समय जो गोली है वो अपना टप्पा जहाँ पर मार पाती थी, यानी गोली की जो रेंज थी इतनी ही दूरी पर वहाँ पर आमों का एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी, बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा कि चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझसे पत्तियां बटोरते देखे तो समझे कोई भूत है, कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो, मगर अब तो बैठे नहीं रहा जाता। यानी कि ठंड दोस्तों इतनी लग रही है कि अब वो जानवर वगैरह किसी का भी डर ना करके बाग की तरफ जाता है और वहाँ पर पत्तियों को बटोर करके, आम की पत्तियों को इकट्ठा करके उनके तापने की सोचता है। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए। तो अरहर का दोस्तों यहाँ पर खेती है, उसके पौधे उसने उखाड़ लिए और उनसे एक झाड़ू वो बनाता है।
उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे आते देखा, पास आया तो दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो रहा नहीं जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियों को बटोर कर टाते हो जाएंगे और फिर आकर सोएंगे, यानी कि गर्म हो जाएंगे और फिर आकर के सो जाएंगे, अभी तो बहुत रात है। जबरा ने कूं कूं करके सहमति प्रकट की और आगे बगीचे की ओर चला। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को उछलता हुआ चला जाता था। वृक्ष से उसकी बूंदें टप टप नीचे टपक रही थीं। एकाएक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरू, तुम्हारी नाक में भी तो सुगंध आ रही है। जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई, उसे चिचोड़ रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का ढेर लग गया। हाथ ठिठुरे जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो वह अथाह अंधकार को अपने सिर पर संभाले हुए हों। अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतार कर बगल में दबा ली। दोनों पांव फैला दिए मानो ठंड को ललकार रहा हो, तेरे जी में आए सोकर। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपाना सकता था। उसने जबरा से कहा, क्यों जब्बर, अब ठंड नहीं लग रही है? जब्बर ने कुंकू करके मानो कहा कि अब क्या ठंड लगती रहेगी? पहले से यह उपाय ना सोचा, नहीं इतनी ठंड क्यों खाते? तो ये आपका संवाद है हल्कू का। जब्बर ने पूंछ हिलाई। अच्छा आओ इस अलाव को कूदकर पार करें, देखें कौन निकल जाता है। अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा ना करूँगा। जब्बर ने अग्नि राशि की ओर कातर नेत्रों से देखा। मुन्नी से कल ना कह देना, नहीं लड़ाई करेगी। यह कहता हुआ वह उछला और उस अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा लपट लगी पर वह कोई बात ना थी। जबरा आग के इर्द गिर्द घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलें, इसकी सही नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। वह फिर कूदा और अलाव के इस बार आ गया। तो इस प्रकार है वो एक खेल सा खेलने लग जाता है, क्योंकि जिस प्रकार आग के सामने बैठता है उसे उसमें शरीर में गर्मी आ जाती है, ठंड उसकी मिट जाती है, तो फिर उसे फिर इस प्रकार के खेल का है वो मन करने लगता है। तो यहाँ पर दोस्तों पत्तियां जल चुकी थी, बगीचे में फिर अंधेरा छा गया था। कहाँ पर जाकर के वो आग जलाता है? किसका बगीचा था? आम का बगीचा था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी, जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों ज्यों शीत बढ़ती जाती थी उसे आलस्य दबाए लेता था। जबरा जोर से भूंककर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड खेत में आया है। शायद नीलगांव का झुंड था। तो किसका झुंड आता था? नीलगांव का। उसके कूदने दौड़ने की आवाज़ें साफ कान में आ रही थीं। फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में चर रही हैं। उनकी चबाने की आवाज़ चर चर सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। नोच ही डाले, मुझे भ्रम हो रहा है। कहाँ, अब तो कुछ सुनाई नहीं देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ। तो ये दोस्तों यथार्थवादिता है कहानी की। किस प्रकार है हल्कू ठंड के मारे, क्योंकि उस आग के अलाव के पास से जाना नहीं चाहता है। उसे पता है यदि मैं गया नीलगांव को देखने के लिए, भगाने के लिए, तो फिर से उसे ठंड की वही दशा झेलनी पड़ेगी जो उसने इससे पहले झेली थी। इसलिए वो अपने से ही बहाने लगा रहा है कि कहीं भाई कोई यहाँ पर नीलगाय नहीं है, जबरा है, वो अपने आप देख लेगा। उसने जोर से आवाज़ लगाई, जबरा जबरा। जबरा भूखता रहा, उसके पास ना आया। फिर खेत के चरे जाने की आहट मिली। अब तो वह अपने को धोखा ना दे सका। उसने अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा दनाया हुआ बैठा था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना सही है जान पड़ा। वो है अपनी जगह से ना हिला। तो यही दोस्तों इस कहानी की यथार्थवादिता खुल करके सामने आती है। किस प्रकार आदमी जागते हुए जानते हुए अपने सारे खेत को चरवा डालता है,
लेकिन वह अपने जाड़े का दंश है वो झेलना नहीं चाहता है, अपनी अकर्मण्यता को नहीं खोना चाहता है और किसी तरह का परिश्रम करके नीलगांव को भगाना नहीं चाहता है। उसने जोर से आवाज़ लगाई, हिलो हिलो हिलो। जबरा फिर भूख उठा। जानवर खेत चल रहे थे, फसल तैयार है, कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा, 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक का झोंका लगा कि वह फिर घुसते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेदकर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़ डालता था, नीलगाय खेत का सफाया किए डालती थी और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। उसी राख के पास गर्म जमीन परद रही, पर वहीं चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैली हुई थी। मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे, तुम यहाँ आकर रम गए, उधर सारा खेत चौपट हो गया। तो इस प्रकार दोस्तों यथार्थवाद था। उसकी मूल प्रवृत्तियाँ थी कि भाई ठंड लग रही है, थोड़ी सी गर्मी आई है, तो उसे आलस से दबाया जा रहा था और वो आलस्य को छोड़ करके जाना नहीं चाहता था। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मड़ैया डालने से क्या हुआ? भाई तुमने जो ईख के पत्तों की जो मड़ैया डाल रखी है, जो झोंपड़ी डाल रखी है, उसे डालने की क्या फ़ायदा हुआ जब तुम आम के बाग में सो रहे हो? हल्कू ने बहाना किया कि मैं मरते मरते बचा, तुझे अपनी खेत की पड़ी है, पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं नहीं जानता हूँ। तो मुन्नी के सामने खेत के चौपट हो जाने पर मुन्नी के सामने हल्कू ने क्या बहाना बनाया? तो पेट में दर्द का बहाना बनाया। दोनों फिर खेत के डांडे पर आए, देखा सारा खेत रौंदा पड़ा हुआ था और जबरा मड़ैया के नीचे चित्त लेटा है, मानो प्राण ही ना हो। दोनों खेत की दशा देख रहे हैं। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजदूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी। तो ये दोस्तों आपकी मालगुजारी एक कर होता था जो खेती पर आपका लगता था। हल्कू ने प्रसन्न होकर कहा कि रात को ठंड में यहाँ तो ना सोना पड़ेगा। तो ये दोस्तों इस कहानी का यथार्थवादिता को प्रकट करने वाला सबसे मेन संवाद है कि खेती भले ही नष्ट हो गई हो, पर रात में अब यहाँ कड़ाके की ठंड में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा। तो इस प्रकार दोस्तों आपकी पूस की कहानी है, जिसमें से मुश्किल से आपके 8-10 क्वेश्चन बनते हैं। आपके जो प्रेमचंद है उनकी आपके कवि परिचय, जो लेखक परिचय है, उससे आपके क्वेश्चन बनते हैं। वो आपने कई बार पढ़ रखा है और हिंदी साहित्य के इतिहास में उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ से आपके 8-10 क्वेश्चन क्यों बनते हैं? हल्कू कौन था नायक है कहानी का? उसकी पत्नी का नाम मुन्नी, उसके कुत्ते का नाम जबरा, सेना कौन है? एक जमींदार है, साहूकार है, ठीक है। 3 रुपये उसने कम्बल के लिए जोड़ रखे थे। आम के बाग के खेतों में वो तापता है। 9 चलम वो पीछों का था। इसके अलावा नीलगाय हैं, किसका झुंड घुसाया था? नीलगांव का झुंड था, ठीक है। और 2-3 संवाद हैं इनके, वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। और अरहर के पत्तों से उसने झाड़ू बनाया था। तो इस प्रकार आपका पूस की रात की कहानी है वो यहाँ पर दोस्तों समाप्त होती है। यदि आप इसकी PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से दोस्तों जुड़े रहें। वहाँ पर आपको हिंदी साहित्य के इतिहास की, ठीक है, आपको जो फर्स्ट ग्रेड के हैं उनके 9 से लेकर के 12, उनके 11th और 12th की जो कहानियाँ हैं वो भी दोस्तों जुड़ें। और इसके अलावा आज हमने ये कहानी पढ़ी है, कल हम दोस्तों नई कहानी के साथ में आपसे मिलेंगे। तो जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन करें दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें और वीडियो को दोस्तों लाइक करें। तो चलिए आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।